हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग बोला नहीं, कोई बात नहीं, कभी बोलो, चलता है। जब जागो तभी सवेरा, ऐसा मतलब एक कहावत है, उसके अकॉर्डिंग हमने बोल दिया। चलो, तो ये सब बातें होने के बाद अब हम लोग पिछले टर्न पे एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम बच्चा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था। जैसे बैक्टीरिया का हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसके पहले हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन पे आए थे, तो रिप्रोडक्शन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो थोड़ा शॉर्ट बना था, है ना। उसमें हमने आसेक्सुअल टाइप कंप्लीट कर लिया था। आसेक्सुअल में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? एक तो बाइनरी फिजन, जो कि आपका क्या रहता है, मोस्ट कॉमन होता है। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? स्पोरुलेशन। क्या पढ़ा था? स्पोरुलेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर जैसे बोलते हैं, वो कैसे फॉर्म करता है, किस तरीके से बनाता है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें स्टडी की थी। कंफर्म? ओके। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलते हैं जरा बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इन बैक्टीरिया। मतलब ये रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। हमने पहले ही आपको बताया, नॉट ट्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो और गैमेट का फ्यूज़न हो, लेकिन दोनों बातें यहाँ नहीं होती। ना तो गैमेट फॉर्म होते हैं और ना ही फ्यूज़न होता है। तो मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन, पहला कौन सा बताया था? कंजुगेशन। कि ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है आगे पीछे कर लोगे, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। चलते हैं सबसे पहला। तो अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, है ना। आपको लिखाया गया होगा पिछले टर्न पे, अगर आपने चार्ट में लिखाया था शायद मैंने, या फिर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन बैक्टीरिया ऑब्लिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी लिख देंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना। केवल जेनेटिक मटेरियल का ही आपस में एक्सचेंज होता है, बस, और कुछ नहीं। चलते हैं, सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म होना, है ना। किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म होना, जैसे ए कोई चीज़ है वो बी के जैसा बन गया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। लेकिन इसको हम लोग और इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये किसने दिया? बाय ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना। ग्रिफिथ ने दिया। कब दिया? 1928 में। 1928 में। एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ग्रिफिथ क्या कर रहे थे? इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस आपने पढ़ा होगा, कोकाई फॉर्म बैक्टीरिया का पढ़ा है, याद होगा। ऑब्लिक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी PNEU न्यूमोनी, है ना। न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यह मतलब डिमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था, है ना। इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, इसकी डिजीज से रिलेटेड, और माइस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, ठीक है ना। इसको लेकर के कैसे किया तो वो हम आगे अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करके इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो
क्या होगा, डोनर एंड रिसिपिएंट बैक्टीरियम comes not in contact, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे। सबसे पहली बात कि डोनर बैक्टीरियम और रिसिपिएंट बैक्टीरियम कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अभी आप क्या कांटेक्ट नहीं आएंगे, क्यों कांटेक्ट नहीं आएंगे, वो सब आगे देखते हैं, है ना, ये सस्पेंस है। नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट यानी कि डोनर एंड रिसिपिएंट बैक्टीरियम कम्स नॉट इन कॉन्टैक्ट या नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, रिसिपिएंट बैक्टीरियम receive a piece of DNA from solution and integrate with on DNA, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, मतलब डोनर और रिसिपिएंट बैक्टीरियम नॉट कम्स इन कांटेक्ट या कम्स नॉट इन कांटेक्ट, दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं करते हैं। जो डीएनए दे रहा है वो डोनर और जो रिसीव कर रहा है वो रिसिपिएंट, ठीक है बेटा। अब रिसिपिएंट बैक्टीरियम रिसीव अ पीस ऑफ डीएनए और ये डीएनए किसका है, डोनर का है, ठीक है। फ्रॉम सोल्यूशन, डोनर ने कहाँ छोड़ दिया है, सोल्यूशन में, मान लेते हैं ऐसा कि डोनर ने सोल्यूशन में छोड़ दिया है, क्यों, कैसे, अभी आगे देखेंगे। सोल्यूशन अब क्या करेगा, एंड इंटीग्रेट इट विथ ऑन डीएनए, इंटीग्रेट इट यहाँ पे लगा दो, इट विथ ऑन डीएनए, मतलब अब क्या करेगा, इस पीस ऑफ डीएनए को रेसिपिएंट बैक्टीरिया अपने डीएनए के साथ जोड़ लेगा, कंफर्म। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या मतलब जोड़ लेगा। और आगे क्या होगा, इंटीग्रेट विथ ऑन डीएनए एंड आगे लिख देंगे रेसिपिएंट act as donor बैक्टीरियम। अब क्या होगा, रेसिपिएंट बैक्टीरियम कैसा फंक्शन करने लगेगा, कैसा एक्ट करने लगेगा, डोनर बैक्टीरियम के जैसा। इसी को तो हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, कंफर्म। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, कंफर्म, वेरी गुड। थोड़ा डेफिनेशन इधर का उधर, मतलब एक ही है ना, इतना उसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है। ओके, तो ये है क्या, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो रिसीव करने की कैपेसिटी है, किसी सोल्यूशन में अगर डीएनए पड़ा है तो बेटा कोई बैक्टीरिया अगर उसको पिकअप कर रहा है, ले रहा है, या रिसीव कर रहा है, या पिक कर रहा है, तो उस बैक्टीरियम की उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ picking of DNA from solution is known as competence। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आप कैपेसिटी की जगह एबिलिटी भी कर सकते हैं, क्या कर दीजिए, एबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, ठीक है ना, कंफर्म। तो अब ये तो इनका डेफिनेशन हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का, कि डोनर एंड रिसिपिएंट बैक्टीरियम
नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट या कम्स नॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे कि ऐसे कॉन्टैक्ट में आए और डोनर ने रिसिपिएंट को कुछ दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। पहले ही हमने लिख दिया, ये पॉइंट आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेसिपिएंट बैक्टीरियम receive a piece of DNA from solution and integrate it with own DNA, अपने DNA के साथ इंटीग्रेट कर लेगा और क्या होगा, recipient act as donor bacterium, कंफर्म। तो ये हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये एबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ DNA फ्रॉम सोल्यूशन, सोल्यूशन से ले लेना, भाई कांटेक्ट में आए होते तो जनरली चला जाता, एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन कांटेक्ट में आए नहीं तो ये पिक कर रहा है सोल्यूशन से, इसी को हम कॉम्पिटेंस बोलते हैं, कंफर्म। ओके बेटा, नोट डाउन करो इसको। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। तो पहले सबसे पहले बेटा टेक, इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने टेक टू स्ट्रेन्स ऑफ डिप्लोकोकस ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। न्यूमोनी की यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस के 2 स्ट्रेन लिए, 2 स्ट्रेन कौन कौन से जरा देखते हैं। पहला स्ट्रेन जो लिया इन्होंने, फर्स्ट स्ट्रेन जिसका नाम था बेटा यहाँ पे लिख देंगे आप लोग S3, क्या लेना है, S3 का मतलब क्या है, स्मूथ, ये स्मूथ बैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर कैप्सुलेटेड, इसी को बोलते हैं कैप्सुलेटेड मतलब इसके बॉडी के ऊपर कैप्सूल है, कैप्सुलेटेड कामा स्मूथ वर्ड, स्मूथ है ना। तो स्मूथ हो गया, कैप्सुलेटेड हो गया, ठीक है, स्मूथ कैप्सुलेटेड। और कामा बेटा वायरुलेंट है, कैसा है, वायरुलेंट है, ये वायरुलेंट और पैथोजेनिक मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जो S3 बैक्टीरिया है वो कैप्सुलेटेड है, उसके ऊपर कैप्सूल है, तो वो उसकी स्किन रफ नहीं रहेगी, मतलब ऊपर की कवरिंग रफ नहीं रहेगी, स्मूथ रहेगा। वायरुलेंट या पैथोजेनिक का मतलब होता है कि ये डिजीज़ कॉज करता है, यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी का जो S3 वाला था वो बीमारी फैलाता है। दूसरा कौन सा स्ट्रेन लिया, R2, ठीक है, S3 और R2 लिया। तो ये कैसा था, नॉन कैप्सुलेटेड कामा R से मतलब रफ, R से रफ। और ये कैसा है, नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक, तो आप कॉमन है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रेन लिए इन्होंने, किसके, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, कंफर्म, वेरी गुड। अब इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। देखो ये S3 वाला बीमारी फैला रहा है, मतलब ये न्यूमोनिया कॉज कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या किया इन्होंने। एक माइस लिया इन्होंने और सबसे पहले इन्होंने R2 को इंजेक्ट कराया इनटू माइस, इंजेक्टेड इन माइस। R2 मतलब कैसे इंजेक्ट कराए, एक पानी में बहुत सारे R2 बैक्टीरिया डाल दिए और उस पानी को सिरेंज में भरा और सिरेंज को कहाँ, है ना, मतलब एक इनका कल्चर टाइप का था, जिसको उन्होंने क्या किया, R2 बैक्टीरिया को सिरेंज में लेकर के उस माइस के अंदर इंजेक्ट करा दिया, है ना, जैसे सलाइन लगाते हैं। तो इंजेक्ट कराया, तो बेटा जब इंजेक्ट होगा तो क्या होगा, ये तो अब देख रहे हो आप, R2 क्या है, नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक, ये बीमारी नहीं कॉज करता है। तो क्या होगा, चूहा मरेगा या जिंदा रहेगा, है ना, माइस क्या हो जाएगा, लाइव्ड, है ना, जिंदा रहेगा, कंफर्म, ओके। ये फर्स्ट स्टेप था इनका। सेकेंड स्टेप क्या था इनका, सेकेंड स्टेप था कि इन्होंने क्या किया, S3 को जब इंजेक्ट कराया, वो सेम यहाँ पे इंजेक्टेड इनटू माइस सेम, ठीक है। जब इंजेक्ट कराया तो क्या हो गया कि माइस जो था वो क्या हो गया, डाइड। अब भैया सिंपल सी बात है, S3 क्या देख रहे हो,
वायरुलेंट पैथोजेनिक बीमारी कॉज कर रहा है, यानी कि जो माइस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, वो मर जाएगा, है ना, यही तो हो रहा है, तो वो मर जाएगा। कंफर्म माइस डाइड हो गया, ओके। अब इन्होंने तीसरा स्टेप क्या किया, S3 को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड, KILLED किल्ड, मतलब इन्होंने जो कल्चर था वो S3 का, उसे बहुत गर्म किया, और गर्म करने के बाद फिर से इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, माइस में इंजेक्ट कराया, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू माइस। और माइस फिर क्या होगा, जब मर गए सारे, यानी कि जब हीट किल्ड, जब इसको गर्म कर दिया तो सारे के सारे S3 मर जाएंगे, तो क्या होगा, माइस लाइव्ड, मतलब चूहा जिंदा रहा, है ना, चूहा जिंदा रहा, है ना, कंफर्म, ओके। अब देखो चूहा जिंदा है तो अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक और तीसरा फोर्थ स्टेप लिया, तो फोर्थ स्टेप लिया तो इन्होंने क्या किया, R सेकेंड जिंदा वाला लिया, कंफर्म। और जो मर गया है S3 लिया, वो भी कैसा, हीट किल्ड, कैसा लिया, हीट किल्ड, कंफर्म। R सेकेंड और S3 लिया, S3 कौन सा वाला लिया, हीट किल्ड, जो बीमारी नहीं फैला रहा है। देखो हीट किल्ड S3 वाला हम लगा रहे हैं तो माइस कैसा, जिंदा रह रहा है। जब इन दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद क्या किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट कराया बेटा, तो क्या हो गया, माइस क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई। R सेकेंड तो ऑलरेडी नहीं मार रहा है क्योंकि बीमारी नहीं फैलाता है, और S3 सब मर चुके हैं तो बीमारी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो गया, माइस डाइड। ओह, यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया भाई उनको, अरे ये क्या हो गया भाई, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा ही होता है साइंस में, जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है, और जब जो नहीं होना चाहिए वही हो जाता है, वही डिस्कवरी बन जाती है ना, कई बार तो ऐसा ही होता है। चलो, अब जब ये देखा उन्होंने कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि कुछ S3 के जो हीट किल्ड वाले थे, यानी कि उसके सल्यूशन में कुछ ऐसा था जो R सेकेंड ने ले लिया, पिक कर लिया, पिकअप यानी कि पिक कर लिया, और पिक करने के बाद R सेकेंड कन्वर्टेड इनटू S3। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन कि नहीं हुआ, है ना। S3 तो जिंदा हो नहीं जाएगा, आप भी समझ रहे हैं कि वो सब मर चुके हैं, जिंदा हो नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो इन्होंने लिया, किसने लिया, R सेकेंड ने, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, S3 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ग्रिफिथ ने कहा समथिंग, ग्रिफिथ ने बोला समथिंग passed from S3 मतलब किससे, हीट किल्ड वालों से, ठीक है। मतलब समथिंग पास फ्रॉम S3 into R सेकेंड and R सेकेंड ट्रांसफॉर्म into S3, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, कंफर्म। अब देखो क्या हुआ कि कुछ और साइंटिस्ट आए, ये तो नहीं बता पाए कि क्या हो रहा है, इन्होंने बोला समथिंग, है ना, समथिंग। तो अब आगे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए, तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे 12th में, कि कब पढ़ेंगे, 12th में, ठीक है, बहुत डिटेल में उसके बारे में। तो कौन कौन से थे, एवरी, मैक्लियोइड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया, क्या दिया बेटा, क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, और क्या दिया, साथ ही साथ एक और चीज़ दी, DNA इज़ जेनेटिक मटेरियल, DNA
डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इन्होंने बताई, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और दूसरा डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। कंफर्म। ये 1944 के अप्रॉक्स की बात है ना। ईयर हम बाद में पढ़ लेंगे, ईयर ज़रूरी नहीं है अभी। तो ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल बाद में इन्होंने पता किया कि भाई डीएनए ही वो चीज़ है जो R2 S3 से क्या कर रहा है, पिक कर रहा है। कंफर्म। इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा था कि रेसिपिएंट बैक्टीरियम रिसीव अ पीस ऑफ डीएनए, है ना, फ्रॉम सोल्यूशन। सोल्यूशन ही तो है भाई, ये S3 वाला सोल्यूशन ही बचा है, उसमें तो कुछ बचा नहीं, उसमें कुछ जिंदा है नहीं क्योंकि वो सब मर चुके हैं। तो उस सोल्यूशन से उनका डीएनए वो पिक करके और R2 कन्वर्ट इनटू S3। कंफर्म। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। ओके, नोट डाउन कर लें। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड हमने आपको बताया था कंजुगेशन। क्या बताया था? कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? लैडरबर्ग एंड टैटम। लैडरबर्ग एंड टैटम। लैडरबर्ग एंड टैटम, ठीक है, इन्होंने दिया था 1948 के अप्रॉक्स, 1948, है ना। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे? ई कोलाई बैक्टीरिया के एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं सबसे पहले तो आपको याद है मैंने जब ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मिड की बात की थी वहाँ पे, है ना। तो ग्राम नेगेटिव, सॉरी नहीं, ग्राम की बात नहीं, यहाँ पे हमने प्लाज्मिड की बात की थी जिसमें हमने कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स प्रेजेंट होते थे जो डिफरेंट फंक्शंस करते थे, है ना। उन्हीं के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक बैक्टीरियम ये है, यहाँ कंजुगेशन की डेफिनेशन पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय, है ना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय कंजुगेशन ट्यूब, बाय कंजुगेशन ट्यूब। कंफर्म, इसे हम बोलते हैं कंजुगेशन। ठीक है, अब आप आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कंजुगेशन पढ़ने जा रहे हैं। एक बैक्टीरिया ये है आपके पास, इस बैक्टीरिया में इसका मेन जीनोम ये है। ठीक है, इसका मेन जीनोम है, ये क्या है? मेन जीनोम ये है। कंफर्म। और इसके पास आपको पता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, है ना। पढ़ चुके हो आप लोग प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया के कैरेक्टर में। ये जो प्लाज्मिड है इसमें मान लेते हैं फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है। फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर फर्टिलिटी फैक्टर बच्चा प्रेजेंट है तो क्या होगा? इस बैक्टीरिया को हमने बोला था कि जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर, उसे F पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F पॉजिटिव। और F पॉजिटिव को ही हम लोग को क्या बोलते हैं? मेल बैक्टीरिया। कंफर्म। अब ये किसके साथ मैटिंग करेगा, यानी कि किसके साथ कंजुगेट होगा? तो F निगेटिव के साथ दूसरा बैक्टीरिया आपके पास है ना, सब कुछ आप ही के पास है। कंफर्म, है ना। तो ये इसका मेन जीनोम है और इसके अंदर जो है वो क्या नहीं है? प्लाज्मिड नहीं है। तो इसे हम लोग बोलेंगे F निगेटिव और फीमेल बैक्टीरिया। ठीक है। अब F मेल की एक खास बात होती है, F फर्टिलिटी फैक्टर जिसके अंदर होता है वो क्या करता है ना, फॉर्म, या फिर यहाँ पे लिख देंगे हेल्प इन
फॉर्मेशन ऑफ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई का काम क्या होता है, सबको पता है, अटैचमेंट बैक्टीरियम ड्यूरिंग कंजुगेशन, है ना। दो बैक्टीरियम जब आपस में पास में आएंगे तो उनके बीच कंजुगेशन जो ट्यूब बनेगी उससे हम अटैचमेंट में हेल्प करेंगे कौन, सेक्स पिलाई। और सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन इस फर्टिलिटी फैक्टर की वजह से होता है, इसीलिए हम लोग इसको F पॉजिटिव यानी कि मेल बोलते हैं। कन्फर्म, वेरी गुड। अब देखो आगे चलते हैं जरा। अगर आगे चलें तो अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अब कंजुगेशन ट्यूब बनेगी, दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो पास पास आ जाएंगे और कंजुगेशन ट्यूब बन गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से कंजुगेशन ट्यूब बनी, ओके। अब इसका मेन जीनोम ये है और इसका मेन जीनोम ये है। यहाँ पे एक प्लाज्मिड है, ये इसका कॉपी जो था वो इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, ये कॉपी गया और यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये कॉपी रेप्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, और रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब बेटा प्लाज्मिड जब रेप्लिकेशन करके उसके अंदर जाएगा, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब डबल, एक और प्लाज्मिड बनाया, क्योंकि ये डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, खुद रेप्लिकेट हो सकता है, तो क्या करेगा इसके अंदर वो डीएनए यानी कि वो प्लाज्मिड जो था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन वो अंदर पहुंच गया। इसका मेन जीनोम तो ये है। अब जब पहुंचा तो बेटा कुछ टाइम बाद क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों बैक्टीरिया अलग अलग हो गए, ठीक है। इसका मेन जीनोम ये है और इसके अंदर भी क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया। इसका मेन जीनोम ये है और इसके अंदर प्लाज्मिड तो पहले से ही था, तो ये तो F पॉजिटिव ऑलरेडी है ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो था ये भी क्या बन गया, यानी कि F निगेटिव बिकम F पॉजिटिव, मतलब F निगेटिव क्या बन गया, F पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी फर्टिलिटी फैक्टर चला गया, अब वो सेक्स पिलाई वो भी फॉर्म करेगा। कन्फर्म। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में क्या होता है, कंजुगेशन। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, कंजुगेशन क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे कहीं 1 से 2 हुए या 2 से 4 हुए, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यही होता है ना, 1 से डबल होना, है ना। या मान लेते हैं कि हाँ वही अभी तक तो वही पढ़ते आए हैं कि 1 सेल से 2 सेल वो रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 सेल है तो 2 ही सेल बनी है, उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे केवल ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बस, ठीक है। F निगेटिव F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी A नंबर। दूसरी कंडीशन जरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया में मेन जीनोम के साथ क्या अटैच रहता है, मेन जीनोम के साथ ये अटैच है प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये मेन जीनोम है, मेन जीनोम, और ये उसका प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड अटैच है। ऐसे जीनोम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इपीजोम। क्या बोलते हैं, इपीजोम। आप लोग जानते हो, पढ़ चुके हो आप लोग, पिछले टॉपिक्स वगैरह में पढ़ चुके हो, हमने पढ़ाया है आपको। तो अब क्या होगा, जब ये किसी बैक्टीरिया से कंजुगेशन करेगा, है ना, इसके पास मान लेते हैं इस प्लाज्मिड में क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं HFR बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, HFR बैक्टीरिया। मतलब क्या हुआ, हाई रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम HFR बैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये जब क्या करेगा, मान लेते हैं ये वाला बैक्टीरिया जो है उसने क्या किया,
ये जो बैक्टीरिया था उसने दूसरे बैक्टीरिया के साथ कंजुगेशन किया। इसका मेन जीनोम ये है और इसी में प्लाज्मिड अटैच है, ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया के साथ कंजुगेशन किया, वो नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल कॉपी होके जा रहा है अंदर, ये जेनेटिक मटेरियल कॉपी होके जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कॉपी ऑफ मेन जीनोम, और इसका जेनेटिक मटेरियल ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ पे ये दूसरा जो बैक्टीरियम है ये HFR में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेन जीनोम है तो ये बहुत बड़ा जीनोम होता है, इसको पूरा कॉपी होके दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, दूसरे बैक्टीरियम में ज़्यादा टाइम लगता है तो हो सकता है कि ये जो प्लाज्मिड वाला पार्ट है ये इसके अंदर चला जाए, और हो सकता है कि प्लाज्मिड वाला पार्ट ना जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों अलग हो जाएंगे, यहाँ पे जो F निगेटिव है, F निगेटिव रिमेन्स F निगेटिव, है ना। F निगेटिव रिमेन्स F निगेटिव, F निगेटिव जो है वो F निगेटिव ही रहेगा, कंफर्म। रिमेन्स F निगेटिव ऑलवेज रिमेन्स F निगेटिव, ऑलवेज मतलब इस कंडीशन में, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कितने जीन जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीन्स ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन कंजुगेशन टाइम, कंफर्म बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीन इसके अंदर जाएंगे तो ये टाइम पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम रहा तो हो सकता है पूरा DNA उसके अंदर कॉपी होके चला जाए, कॉपी होके पूरा इसका अपना नहीं दे देगा, कॉपी करके देगा ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जितना मतलब नंबर ऑफ जीन्स का जो भी जीन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, नंबर जीन्स का जितना भी नंबर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कंफर्म। हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन आपस में जुड़ाव कितना हो जाता है, लगभग 1000 टाइम्स मोर। इसमें रिकॉम्बिनेशन जो होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है ज्वाइनिंग, वो 1000 गुना तेज होती है। तो इसीलिए इस बैक्टीरिया को, ऐसे इपीजियम बैक्टीरिया को HFR बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जब ये किसी F निगेटिव के साथ करेगा तो वो F निगेटिव रिमेन्स F निगेटिव, या तो F निगेटिव ही रहेगा या कभी कभी F पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है, उतनी देर कंजुगेशन ट्यूब नहीं रहती है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहती है ना। ऐसा इतना डिटेल में नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इतना ही सफिशिएंट है, कंफर्म। तो ये हो गया बेटा कंजुगेशन, ओके। अब ये मत सोचना कि सर इसकी ट्यूब अलग नहीं किया, दोनों को अलग नहीं किया, तो अलग कर, आप एक डायग्राम और बना सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो नोट डाउन करें, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे 1946 कर लीजिएगा, थोड़ा सा ईयर का डिफरेंस है, 1946 उसको कर लीजिएगा। और बेटा ये जो प्रोसेस है, ये वाला ए वाला, ये तो बी प्रोसेस है, ये ए प्रोसेस को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, मेल स्टेराइल कंजुगेशन, क्या बोलते हैं, मेल स्टेराइल कंजुगेशन। और ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड वाले को मेल फर्टाइल कंजुगेशन। क्यों? उसका रीज़न है कि उसमें मेन जीनोम जा रहा है, इसमें मेन जीनोम जा रहा है, इसलिए फर्टाइल कंजुगेशन। और इसमें मेन जीनोम ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है ना, मेन जीनोम ऐसा ही जैसा है ए वाली कंडीशन में, मेन जीनोम जैसा का तैसा है वैसा, इसीलिए बोलते हैं मेल स्टेराइल कंजुगेशन। और ये 1946 है ना, कंफर्म, नोट डाउन करें। अब बेटा थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर क्या था, ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन सबसे पहले तो किसने दिया है, जिंडर एंड लैडरबर्ग। कब दिया बेटा? ये दिया 1952 में दिया। और किस पे दिया?
एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे, साल्मोनेला टाइफीमुरियम इस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीमुरियम, ठीक है, कंफर्म, ओके। इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था इनका। इस ट्रांसडक्शन क्या बताता है, इसमें क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए है ना, फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट बाय बैक्टीरियोफेज, है ना, बाय बैक्टीरियोफेज और वायरस, है ना, जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते खाते हैं, ऐसे वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, कंफर्म। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ डोनर बैक्टीरियम डीएनए ट्रांसफर ऑफ डोनर बैक्टीरियम डीएनए इनटू रेसिपिएंट बैक्टीरियम, या रेसिपिएंट केवल लिख दो, रेसिपिएंट बाय बैक्टीरियोफेज ब्रैकेट में वायरस, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वायरस, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब जरा हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से हमें इसको परफॉर्म करना है, किस तरीके से वो बैक्टीरिया इस साइकिल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका मेन जीनोम ये है, ठीक है। अब क्या होगा, बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, ये वायरस होते हैं और ये बैक्टीरिया को मार भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, कंफर्म ना, समझ रहे हो। चलो अब देखते हैं हमें क्या किया गया, इसके ऊपर एक वायरस ऐसे छोड़ा गया इस बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर ऐसे हेड और टेल होता है, ये टेल है उसकी और ये हेड है, और इसका जेनेटिक मटेरियल हम येलो से बना रहे हैं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, कंफर्म। अब क्या करेगा, पहले तो वायरस, यहाँ पे क्या हुआ, वायरस इंटीग्रेटेड विथ सेल, बैक्टीरियल सेल इंटीग्रेट विथ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के साथ इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के पास इस वायरस के पास कुछ ऐसे लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, है ना, लाइसोजाइम, जो इसकी वॉल को घोल देंगे। तो अब क्या करेगा, सेकेंड नंबर पे वायरस रिलीज लाइटिक या लाइसोजाइम which dissolve plasma membrane and cell wall of bacterium, ठीक है। अब बैक्टीरियम की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्या होगा, कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके का वायरस यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसका डीएनए जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, और इधर यहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए है, कंफर्म। अब देखो इसके आगे क्या होगा, अगले नंबर पे, मतलब ये जो भी स्टेप है यहाँ पे देखते हैं, अगले स्टेप पे होगा, ये नीचे वाला आगे इधर आएगा। अब यहाँ पे आएगा ट्रांसफ़र ऑफ वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया इनटू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए चला जाएगा। अब देखते हैं फिर से डायग्राम है, ये रहा बैक्टीरिया आपका, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर वायरल डीएनए आ गया है, ये वायरल डीएनए है, ठीक है, और ये है बैक्टीरियल डीएनए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैक
बैक डीएनए मतलब बैक्टीरियल डीएनए और वी डीएनए मतलब वायरल डीएनए, ठीक है। तो एक बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए, कंफर्म। अब या नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे होगा वायरल डीएनए, वी डीएनए मतलब वायरल डीएनए इंटीग्रेट विथ बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। यहाँ पे जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए, ये जो वायरल डीएनए दिख रहा है ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाएगा जाके, है ना। ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा इसके साथ। और क्या करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, वायरल डीएनए रेप्लिकेट विथ बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये रेप्लिकेट भी होने लगेगा। मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये बैक्टीरिया था, इसका मेन जीनोम ये है और इसमें वायरल डीएनए आके जुड़ गया, ये वायरल डीएनए, कंफर्म। अब जितने बार बैक्टीरिया डिवाइड होगा, हर 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, ईच एंड एवरी 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, तो 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या होगा कि अभी एक जीन है, दूसरा बैक्टीरिया आएगा, उसके अंदर भी सेम बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए होगा, कंफर्म ना। फिर क्या होगा, फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे और बहुत सारे बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए इंटीग्रेट रहेगा, है ना। इस टाइप के बैक्टीरिया को बेटा क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया इसी साइकिल को बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोफेज। इस डीएनए को क्या बोलते हैं, प्रोफेज, कंफर्म। तो बेटा इतना आप लोग नोट करें, फिर उसके आगे हम बताते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। अभी इस डीएनए, इसके साथ यहाँ पे वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए है और ये पूरा बैक्टीरियल डीएनए है, कंफर्म। तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बताते हैं। अब बेटा क्या होगा कि कभी ये जब तक सो रहा है वायरल डीएनए तब तक कोई बात नहीं, लेकिन कभी अचानक से एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा। अब मान लेते हैं कि इसी के आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, कंटिन्यू एक्टिवेट वायरल डीएनए एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या किया इसने, इट डिज़ोल्व होस्ट सेल डीएनए, यानी कि इसने क्या किया, ये खुद एक्टिवेट हो गया। क्या हुआ, एक्टिवेट वायरल डीएनए जो था वो एक्टिवेट हो गया, इसने होस्ट डीएनए को डिसॉल्व कर दिया। तो देखो किस तरीके की कंडीशन होगी, ये बैक्टीरिया था, अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया का डीएनए था वो कई पार्ट में ऐसे टूट गया, ये देखो टूट गया कई सारे पार्ट। तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे फॉल्टी क्या होता है, डिटैचमेंट होता है, यानी कि फॉल्टी डिटैचमेंट, किसी बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या लगा रहेगा, वायरल डीएनए, है ना। किसी मान लेते हैं कि यहीं से टूटा, ये यहाँ से टूटा इस तरीके से, और इधर से टूटा और यहाँ से बीच से टूट गया, तो क्या होगा कि कुछ बैक्टीरियल डीएनए वायरल डीएनए के साथ जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे ज़रा, फॉल्टी डिटैचमेंट ऑफ वायरल डीएनए some part of bacterial DNA attached in it, ठीक है। मतलब क्या होगा, फॉल्टी डिटैचमेंट ऑफ वायरल डीएनए, सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, BAC मतलब बैक्टीरियल डीएनए, अटैच्ड इन इट, मतलब क्या होगा, बैक्टीरियल डीएनए का कुछ पार्ट इस वायरल डीएनए के साथ अटैच है, कंफर्म। कुछ है ना, कुछ ऐसा फॉल्टी डिटैचमेंट हुआ। तो अब क्या होगा, इस वायरस डीएनए के साथ इतनी पावर होती है कि ये अपने नए वायरस के कैप्सूल और टेल को बनाने, यानी कि उसके हेड और टेल को बना लेगा। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये सेल डिज़ोल्व हो जाएगी, इस तरीके से सेल डिज़ोल्व कर देगा किसकी, बैक्टीरिया की, और बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा, कुछ वायरस के कैप्सूल
और उनका हेड और टेल बना लेगा। ये वायरस बना लिया, और इसके अंदर जो डीएनए पड़ा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि कुछ डीएनए जो है वो बैक्टीरिया का है और कुछ डीएनए वायरस का है। ठीक है, ये डीएनए वायरस का, फिर से एक बैक्टीरिया, ये वायरस बना लिया कैप्सूल, तो ये बैक्टीरियल डीएनए है और इसके साथ ये जुड़ा है वायरल डीएनए। मतलब यहाँ पे ये वायरल डीएनए है, वी डीएनए, और ये है बैक्टीरियल डीएनए। तो अब क्या हुआ, इस तरीके का स्ट्रक्चर एक बन गया, कंफर्म। यहाँ पे क्या हुआ, उसने बैक्टीरियल सेल को डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरियल सेल डिसॉल्व, बैक्टीरियल सेल भी डिसॉल्व हो गई, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइटिक साइकिल। क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल। अभी तक पहले क्या था, लाइसोजेनिक साइकिल थी, ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया था। जब इसने घोल दिया इस पूरी बैक्टीरिया की सेल वॉल को, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइटिक साइकिल। ठीक है, अब ये जो वायरस बने नए, सब तो नहीं बना पाएंगे, मान लेते हैं कुछ बैक्टीरियल डीएनए केवल है, तो उसमें तो वायरस नहीं बनेगा। ये क्या करता है कि जो वायरस डीएनए होता है, ये बैक्टीरिया की ही मशीनरी को यूज़ करता है, इसकी तो कोई मशीनरी है नहीं। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्रोटीन फलाना ढिकाना जो भी है, उसी को यूज़ करके अपना ये कैप्सूल और ये हेड बनाता है, हेड और टेल बनाता है, कंफर्म ना। इसके अंदर दोनों डीएनए आ गया। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये इनमें से कोई वायरस फिर से क्या करेगा, इन्फेक्ट न्यू बैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं, इस कंडीशन को ट्रांसड्यूसिंग फेज। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसिंग फेज। ट्रांसड्यूसिंग मतलब ये वायरस अब क्या होगा, न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो नया बैक्टीरिया फिर से इन्फेक्ट होगा। देखो किस तरीके से, ये नया बैक्टीरिया है, इसके अंदर इसका मेन जीनोम ये है, ओके, इसका मेन जीनोम ये है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, है ना। मेन जीनोम ये है, इसके ऊपर वायरस आया, वायरस ने इसको घोल दिया होगा, वायरस ये है, इसके ऊपर अटैच हुआ, ये इसके अंदर जो डीएनए था वो थोड़ा बैक्टीरिया का था और कुछ वायरल डीएनए था, है ना। अब क्या होगा, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट होने के बाद कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये जितना भी ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है, ये पिछले बैक्टीरिया का डीएनए और ये वायरस का डीएनए, समझ रहे हो। ये बैक्टीरिया मान लेते हैं ये पहले वाला बैक्टीरिया ए था, तो ये बी बैक्टीरिया डीएनए है, बी बैक्टीरिया डीएनए है। ये ए बैक्टीरिया डीएनए है, ए मतलब पहले वाला ए बैक्टीरिया डीएनए, और ये क्या है, वायरल डीएनए। क्या है, वायरल डीएनए, कंफर्म। तो देखो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रांसडक्शन में ट्रांसफर ऑफ डोनर बैक्टीरियम डीएनए इनटू रिसिपिएंट बाय बैक्टीरियोफेज। देखो बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, पहले किसी बैक्टीरिया में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसका डिसॉल्व किया डीएनए में डिसॉल्व, उसके साथ इंटीग्रेट रेप्लिकेट करता गया, रेप्लिकेट करने के बाद कभी एक्टिवेट हो गया, है ना, कंफर्म। जब ये इसके साथ इंटीग्रेट करके रेप्लिकेट करेगा तो इस कंडीशन को हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल या लाइसोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर क्या होगा, एक्टिवेट, कभी वायरल डीएनए एक्टिवेट हो गया अचानक से 100 साल बाद या 10-15 जनरेशन बाद, 20 जनरेशन बाद, 50 जनरेशन बाद अचानक से वायरल डीएनए एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट करने के बाद उसने होस्ट सेल डीएनए को डिसॉल्व कर दिया, तो देखो डिसॉल्व कर दिया। फिर उसने होस्ट सेल डीएनए को डिसॉल्व करने के बाद होस्ट सेल भी डिसॉल्व कर दी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जब उसने डीएनए डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, फॉल्टी डिटैचमेंट ऑफ वायरल डीएनए, सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए अटैच्ड इन इट। तो वायरल डीएनए के साथ कुछ बैक्टीरियल डीएनए भी अटैच रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइटक साइकिल। बैक्टीरियल सेल डिसॉल्व हो जाएगी और ये जो वायरल डीएनए ये अपने नए कैप्सूल और टेल को बना लेंगे, यानी कि हेड और टेल को बना लेंगे, और फिर इसमें कुछ वायरल डीएनए कुछ बैक्टीरियल, ये नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। इस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग या क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसिंग फेज। इससे क्या बोलते थे बेटा, प्रोफेज।
इसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। अब ये क्या करेगा, नए बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेगा। तो देखो ए बैक्टीरिया का डीएनए बी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके अटैच हो गया, कंफर्म। तो इसको भी आगे नोट कर लें। अब इसके बाद कुछ टाइप्स देख लेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन के कुछ टाइप भी हैं बेटा। सबसे पहला आता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है, एसईडी बना सकते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है याद करना। जो वायरस है वो कोई भी बैक्टीरिया का कोई भी रीजन का डीएनए ले जा सकता है। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैरी बैक्टीरियल डीएनए, या फिर यहाँ पे लिख देंगे कैरी एनी रीजन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय फेज, ठीक है, फेज, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो कोई भी रीजन का किसी भी रीजन पे, पर्टिकुलर कोई एक रीजन नहीं, जो भी जीन है उसका, जो बैक्टीरिया का जीन है वो कोई भी कैरी एनी रीजन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय फेज, है ना, समझ रहे हो। फेज के द्वारा कोई भी रीजन का बैक्टीरिया का डीएनए ले जाया जाएगा, मतलब कैरी किया जाएगा। तो ऐसे ट्रांसडक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि फेज क्या होता है, फेज मतलब वायरस ही बैक्टीरिया के डीएनए को ले जाता है उसी के साथ अटैच होकर के, कंफर्म ना, अभी पढ़े हो, भूलना नहीं। तो क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। फिर दूसरा क्या आता है, सेकेंड, स्पेशलाइज्ड और रिस्ट्रिक्टिव कंजुगेट ट्रांसडक्शन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि लैम्डा फेज मतलब क्या होता है, लैम्डा ये वायरस है, ये एक वायरस है जिसका नाम है लैम्डा फेज, ठीक है। कैरी स्पेशलाइज्ड डीएनए ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब ये स्पेशलाइज, देखो लैम्डा फेज है वो किसी पर्टिकुलर रीजन के डीएनए को ही, यानी कि ई कोलाई के पर्टिकुलर रीजन के डीएनए को ही आगे ले जाएगा या ट्रांसडक्शन कराएगा, कंफर्म। तो इस टाइप के ट्रांसडक्शन को हम लोग स्पेशलाइज्ड या रिस्ट्रिक्टिव ट्रांसडक्शन बोलते हैं। थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है बेटा एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन क्या होता है, इसमें वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट विथ बैक्टीरियल डीएनए। मतलब यहाँ पे जब वायरल डीएनए जो था वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट ही नहीं होगा, तो ऐसे टाइप के ट्रांसडक्शन को हम लोग एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन बोलते हैं, और ये आगे अगली जनरेशन में बैक्टीरियल डीएनए को नहीं ले जा सकता है, कंफर्म। तो ये तीनों पार्ट हो गए। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन यानी कि रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और कुछ बैक्टीरिया लगभग एंड होने के आसपास है, कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया के। थैंक यू।